Hello and welcome. You're watching Morning Markets on Money9. I'm Sakshi Batra and this is where we get you all the key updates you need to begin your trading day right. तो चलिए शुभारंभ करते हैं हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र का। और आज के ट्रेडिंग सत्र में बहुत सारे क्यूज होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ट्रैक करना। पहले ये देखना होगा कि लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद अब इस हफ्ते की ट्रैजेक्टरी मार्केट्स की कैसे रहने वाली है, उसके पीछे के फैक्टर्स कौन से होंगे ये आपको बताएंगे, और साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, इन सभी पर बातचीत होगी। और साथ ही इंटरनेशनल क्यूज क्या कहते हैं आज के ट्रेडिंग सत्र की शुरुआत के लिए, ये भी आपको सभी अपडेट्स दिए जाएंगे। फटाफट से पहले देखते हैं कि फ्राइडे के दिन क्लोजिंग कैसे हुई थी। अब मार्केट्स को एक डिसाइसिव, कहीं ना कहीं इमिनेंट कंसोलिडेशन के जो साइंस थे वो डीपन होते हुए नजर आए फ्राइडे के ट्रेडिंग सत्र में। लगातार 4 दिनों से मोमेंटम वीक होता जा रहा था, लेकिन उसको एक माइल्ड वीकनेस की तरह ही देखने को मिल रहा था। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ये जो करेक्शन था थोड़ा ज्यादा हुआ, और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स के दिमाग में आ रहा है कि मार्केट्स के इतने रनअप के बाद क्या इस करेक्शन को और ज्यादा फोकस पे रखना चाहिए या नहीं, क्या ये करेक्शन और डीप हो सकता है या नहीं, इन सब के बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले देखिए सेंसेक्स की जो क्लोजिंग हुई थी वो 51,000 के नीचे हुई थी, 434 पॉइंट्स के लॉस था, और ऑलमोस्ट 1% तक की वीकनेस के साथ दोनों ही बेंचमार्क इंडिसेस सेंसेक्स और निफ्टी बंद हुए थे फ्राइडे के ट्रेडिंग सत्र में। जो क्रूशियल लेवल्स थे 51,000 का सेंसेक्स पर और 15,000 का लेवल निफ्टी पर, इन दोनों के नीचे ही दोनों बेंचमार्क इंडिसेस बंद हुए थे, और साथ ही साथ अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली हमें निफ्टी बैंक में से। लगातार जोरदार तेजी के बाद कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हमें पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी हावी होते हुए नजर आई थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सत्र में। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक 35,841 के लेवल्स पर, यानी कि 745 पॉइंट्स के लॉस के साथ ऑलमोस्ट 2% तक की वीकनेस के साथ बंद होता हुआ नजर आया। अब आप देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस जो कि ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है, यहां पर भी जो सेंटिमेंट था इन टैंडम विद द बेंचमार्क इंडिसेस था। इनफैक्ट अगर जहां पर अंडर परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट्स में देखने को मिली वो मिड कैप स्पेस में थी। 20,035 के लेवल्स पर मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ 350 अंक खोकर और 1.5% तक के लॉस पे। वहीं अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करेंगे तो क्लोजिंग यहां पर भी 20,000 के नीचे हुई है, और 150 पॉइंट्स का लॉस यहां दिखा। 0.8% तक की वीकनेस जो थी वो स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिली। यानी कि पूरे ही सत्र में, पूरे ही ब्रॉड बेस्ड मार्केट्स में आपको ये जो वीकनेस है ये फ्राइडे के सेशन में जरूर देखने को मिली। देखना यह होगा कि मार्केट्स यहां से रिकवर करती हैं या फिर ये करेक्शन और आज डीप होता है या नहीं। देखते हैं कि इंटरनेशनल क्यूज क्या सजेस्ट करते हैं। तो अनचेंज्ड मूव हमें दिखा डाउ जोन्स में फ्राइडे के ट्रेडिंग सत्र में, बहुत ही फ्लैटिश मूव था। S&P 500 में अगर आप देखेंगे तो 0.20% तक की वीकनेस दिखी, माइल्ड टू नेगेटिव बायस के साथ, और बहुत ही माइल्ड टू पॉजिटिव बायस के साथ नैस्डैक बंद होता हुआ नजर आया। तो काफी मिक्स्ड क्यूज यूएस मार्केट्स में देखने को मिले। जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई, इन्वेस्टर्स ने वहां पर अपना पैसा निकाला, और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट्स में गिरावट जरूर देखने को मिली। तो फ्लैट एक तरीके से जो क्लोजिंग थी वो हमें यूएस मार्केट्स में दिखी। जो सिक्लिकल्स थे वो शाइन होते हुए नजर आए, लेकिन जो बिग टेक्नोलॉजी स्टॉक्स थे वहां पर गिरावट दर्ज हुई है। अब एशियन मार्केट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्यूज यहां से आज के ट्रेडिंग सत्र के लिए क्या है। मिक्स्ड क्यूज देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव इस वक्त निके मार्केट है, 225 निके 25, और साथ ही अगर आप देखेंगे 1% तक का अपमूव देखने को मिल रहा है यहां पर। 30,323 के ऊपर एक बार फिर से निके ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 0.3% तक की तेजी हमें हैंगसेंग मार्केट यानी कि हांगकांग की जो मार्केट्स है वहां पर भी देखने को मिल रही है, लेकिन जो शंघाई कॉम्पोजिट है यहां पर माइल्ड वीकनेस देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो मिक्स्ड क्यूज है इसका कहीं ना कहीं असर आज के ट्रेडिंग मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। मूव ऑन करते हैं और देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी में अब किस तरीके का मूव देखने को मिल रहा है। शुरुआती ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे थे जो कि कहीं ना कहीं माइल्ड टू पॉजिटिव मूव का दर्शा रहे थे, लेकिन अब एसजीएक्स निफ्टी नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है 14,954 के लेवल्स पर, यानी कि अभी भी 15,000 के नीचे के लेवल्स पर ही ओपनिंग दर्शा रहा है इंडियन मार्केट्स की। तो वीकनेस के साथ इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग हो सकती है। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 0.3% तक की वीकनेस के साथ 40 पॉइंट्स खोकर ट्रेड करता हुआ सिंगापुरियन निफ्टी इंडेक्स नजर आ रहा है।
अगर आपको बताएं कि मनी मार्केट्स में फॉरेक्स मार्केट्स फ्राइडे के सेशन में बंद थी ऑन अकाउंट ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज और उसी जयंती की वजह से रुपी मार्केट्स शट थे। तो आज रुपी मार्केट से क्यूज नहीं है, 10 बजे के बाद ये मार्केट्स भी खुलेंगे और देखना होगा कि जो अभी तक पिछले हफ्ते में एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें रुपी डॉलर में देखने को मिल रहा था वही कंटिन्यूड रहेगा या नहीं। ऑयल मार्केट्स की अगर बात करें तो दोबारा एक बार वीकनेस के बाद ऑयल मार्केट्स जो हैं वो चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यूएस प्रोडक्शन थी इन्वेंट्रीज की वो सर्दियों के वजह से या बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर की वजह से प्रोडक्शंस बंद हो गए थे, उस फ्रीज के बाद दोबारा से चालू हुए हैं वहाँ पर प्रोडक्शन और उसी का रिफ्लेक्शन आप ऑयल मार्केट्स में और ऑयल प्राइसेस में देख पा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड को अगर आप देखेंगे $63.4 प्रति बैरल के हिसाब से ट्रेड कर रहा है, 0.8% तक की मजबूती यहां पर है। वहीं WTI क्रूड को भी देखेंगे तो जस्ट अंडर $60 पर बैरल, 0.84% तक की जो तेजी है वो यहां पर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। पहले हेल्थ केयर स्पेस है, नारायण हृदयालय पर नजर रखिए, 0.7% तक की वीकनेस यहां पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में थी। अब कंपनी $100 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर केमन आइलैंड्स में, और जो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए काफी बेहतर हो सकता है। और नारायण हृदयालय के शेयर प्राइस पर भी आप एक रिवर्सल आज की ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़े तो देखते हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स में किस तरीके का ट्रिगर है। तो 1.5% तक के आसपास की जो तेजी है जुबिलेंट फूड वर्क्स में देखने को मिल रही थी। होली ओन्ड सब्सिडरी जुबिलेंट फूड वर्क्स नेदरलैंड्स बीवी एक परचेज अग्रीमेंट में एंटर की है जो कि फुली एक्वायर करेगी फाइड्स फूड सिस्टम कोऑपरेशन को, और वहीं कहीं ना कहीं आपको इसी वजह से एक जो एक्सटेंशन ऑफ द रैली पिछले सेशन में हमें दिखा वो देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े तो देखते हैं अमरा राजा बैटरीज यानी कि जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक है यहां पर किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये देखना जरूरी है कि ऑटो इंडेक्स फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में अंडर परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। 1.5% तक की वीकनेस अगर आप देखेंगे तो ऑटो एंसिलरी स्पेस में भी देखने को मिली अमरा राजा के काउंटर पे। और अब कंपनी ने ओपन कर दिया है कंपनी का मेड इन टेक्नोलॉजी हब, और जो कि डेवलप करेगा लिथियम आयन सेल्स अपनी तिरुपति फैसिलिटी में आंध्र प्रदेश में। इसको कंपनी के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर लिया जा सकता है क्योंकि कंपनी अपने कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज के लिए, सेल्स के लिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसे ये नजर आ रहा है कि कंपनी अपने आने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिमांड के लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है, और इसे आप कंपनी के स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव देख सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सत्र में यहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े तो देखते हैं फार्मा स्पेस से आरती ड्रग्स पर क्या ट्रिगर है। 1.5% तक के आसपास की वीकनेस अगर आप देखेंगे तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी। अब कंपनी वाउंड अप द यूएई बेस्ड सब्सिडरी पिनिकल लाइफ साइंसेज LLC. We'll just have to see how this really reflects on the stock prices today. Moving on to now see from the power space, NTPC, which has been in the limelight for quite a few sessions in the last 1.5 weeks. The power space has been buzzing quite a lot, 0.9% of an improvement in the previous session also. Now the company has completed the commissioning of 20 megawatts Auraiya solar PV project at Auraiya UP as well. So sentimental positive, again news for the company. May expect some kind of an improvement in the stock prices in today's trading session as well. Now moving on to the stock recommendations for today. Vaishali Parekh has recommended a buy rating on Info Edge, and that's what you can buy for today. Remember that it was down about 2.5% on Friday's trading session. The stop loss she's recommended to keep on the stock would be 5080 with a target price of 5300 rupees per share. Now the next stock that Vaishali is betting big on is from the oil and gas space. HPCL is a counter that she believes can go up in trade, so she's recommended a buy rating on this one with a stop loss that you need to keep on the stock would be at 230 rupees and a target price of 260. The last trading price was at 245, so you can expect a 15 rupee upside on this stock in today's trading session. Moving on to Manas Jaiswal's picks now. From the pharma space, Dr. Reddy's Laboratories is on his radar. 1.5% uptick was seen on Friday's trading session. The stop loss you can keep on the stock would be 4549 with a target price of 4900. Remember, the stock price has been trading around 4685 in the previous trading session. So about a 300 kind of a jump that you can expect or an upside on this counter as per Manas. Moving on to another pick, and that was from the FMCG space. Marico is what he's betting big on. 1.5 to
to 2% of a jump that was seen in the previous trading session. The stop loss you can keep on the stock would be 414 with a 445 target price. Remember, 424 was the last trading price of the counter. So you can expect somewhere around 20% of an uptick or 20 rupees an uptick in today's trading session based on Manas calculations as well. The last stock that he's betting big on is also in our stocks to watch list, NTPC. He again believes that there are technical indicators also that may help NTPC to rise in today's trading session apart from the fundamental news that we have just told you. So the stop loss that you need to keep on the stock would be 95 with a target price of 125 on this stock as well. So these are the 5 picks that you can start your day with and book your profits or go for a profitable trade in today's trading session as per the expert views as well. Now, what will be the key factors to watch out for this week? Remember, in the last trading week, we had seen a bit of consolidation in the markets, and there are a whole lot of factors that were behind that as well, including the FII flows and including the lack of any kind of big positive triggers. Plus, there was news coming in about the rising number of COVID cases. Some of those factors will continue this week as well. So the first factor that you need to watch out for would be any update on the COVID cases. Remember, over the weekend, we've seen that the Chief Minister of Maharashtra has announced that, if need be, 1 or 2 of the districts which are facing a huge rise in the number of cases of coronavirus now may be seen as another wave coming in for the state as well. And which is why he has said that, in case they notice a continuous rise, there could be another lockdown that could be announced. Now, that's something that the markets will not like, and that is something that is likely to create some more pressure for the markets right now. Also, any kind of clarity on the COVID cases and the update is something that the markets will now really look forward to get the bulls going back again above 15,000 and go on to its more a further trajectory of achieving higher highs or, clocking in fresh record highs as well. Till the time we do not get a clear picture on that front, there may be a subdued trade that you can expect on the indices. The FNO expiry will also happen this week, so a rising case of volatility cannot be ruled out as and when we approach towards the close of the week, towards Thursday and Friday. The crude oil prices will be important to track. Remember, because there's a high fuel inflationary impact that is again denting the sentiments of the markets. Remember, the petrol and diesel prices have been on an uptrend and are at record high levels, which is being criticized from all walks of the country, from all spheres, from citizens and from opposition parties as well. There's a growing pressure on the government to ease the burden of the common man, which is already burdened with the COVID blow as well. So we'll just have to wait and see whether any announcement comes on that front, because the rising crude oil prices may actually continue to mean rising petrol and diesel prices as well. Now, it's important to note even the FII and DII data. Why is it important to track that? Because so far we've seen that the FII inflows have really supported the markets in the previous one whole year as well. As when the COVID-19 crisis actually struck us, we actually saw that the foreign money started flowing into the markets as well because of the whole gush of liquidity that was created by the central banks across the world as well. But in the last week, you have been seeing a slowing down of the foreign inflows into the Indian markets as well as the sentiment grew weaker. We actually saw just about 280 crore rupees of investment by foreign investors on Friday's trading session. Plus, there has been a continuous selling by the domestic institutional investors as well. So that is also adding on to the pressure there. We'll just have to see how that moves in this week as well. There's going to be IPO buzz again. We are going to be seeing more listings also happen of the IPOs that came out last week. Also, there's going to be new IPOs like Hiranba Industries will also be coming out with its IPO tomorrow. We'll talk about more on Money9, so you can keep watching this space as well for that. Rupee movement will be key to track, and on Friday we are also likely to get the Q3 GDP figures, which is going to be very important to track to understand whether the economy on ground is also moving or not. So a whole lot of action to be unfolded this week as well. So stay tuned with us on Money9 if you want to get updated with everything that is going to move the markets as well. And throughout the day, stay with us for more market opening action and the coverage as well. Stay tuned with us.